तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। और सभी लोग देखिए, जो मेरे प्यारे भाई लोग हैं ना, वो लोग आप यहाँ पर आपका 5 नंबर में यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। कितना नंबर? 5 नंबर में आपको यहाँ पर क्लियर करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी खंड काव्य है ना, सभी के सभी जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना? तो बस आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को सुनिए और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए। ठीक है ना? क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको रिवीजन होगा। जब आपका रिवीजन होगा तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर कर आएंगे। ठीक है ना? तो सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना है अच्छी तरीके से, उसको देखना है और अच्छी तरीके से समझना भी है। ठीक है ना? तो प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। प्रश्न में आपके देखिए क्या दे रखा है। प्रश्न दे रखा है आपका कि त्यागपथी के आधार पर, किसके आधार पर? ध्यान दीजिएगा, त्यागपथी के आधार पर राजश्री का चरित्रकांक यानी चरित्रांकन, यानी यहाँ पर देखिए चरित्रांकन, यहाँ पर क्या होगा? चरित्रांकन। आप लोग ये मत कहिएगा सर आपको पढ़ना नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, चरित्रांकन कीजिए। मतलब उसके चरित्र का क्या करिए, अंकन करिए, उसका आकलन करिए। ठीक, त्यागपथी के आधार पर राजश्री का आपको क्या करना है, उसके चरित्र का आकलन करना है या आकलन करना है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए क्या करना है। त्यागपथी के आधार पर ऐसे भी आपको पूछ सकता है। प्रश्न ये भी है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये भी है और प्रश्न ऊपर वाला भी था। ध्यान दीजिएगा ना। तो त्यागपथी के आधार पर राजश्री का क्या करना है, चरित्रांकन कीजिए। क्या करना है? चरित्रांकन आपको करना है। ठीक, और ये भी आपका प्रश्न है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये बहुत टाइप से पूछता है आपके पास। ठीक, तो त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है आपको। ठीक, और ये प्रश्न भी आपके लिए है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी ऐसे सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो त्यागपथी खंडकाव्य के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या करना है आपको? त्यागपथी खंडकाव्य के प्रमुख नारी पात्र का, किसका? नारी पात्र का चरित्र चित्रण आपको करना है। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न में आपको सारा त्यागपथी जो है ना वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए उत्तर की बात करेंगे। उत्तर में ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग देखेंगे ये जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और जो हमारे प्यारे भैया लोग हैं ना, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब देखिए, कहानी को ध्यान से समझना है आपको। मैं आपको बारी बारी से अच्छी तरीके से कहानी को समझाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे प्यारे भाई लोग, यस्कियम स्टडी जो आपका परिवार है ना, आपके हमेशा हित के बारे में सोचता है कि जो बच्चों को हित मिल जाए, जो बच्चे टॉप कर जाए ना, उनके लिए हमेशा बात करता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप फर्जी बता रहे हैं, ये बता रहे होता, लेकिन यार आप लोग सोचिए, आप लोग के लिए इतना हिंदी का कंटेंट दिया गया है ना, शायद किसी चैनल पर इतना कंटेंट आपको मिले, कंटेंट मिले। लगातार हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बच्चों का किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि आप लोग विश्वास करते हैं कि यस कि हम सर या इससे हम पढ़ रहे हैं, तो हम एक विश्वास से आए हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो वही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर होने वाले हैं, और आपको बस हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। आप देखिएगा, आप खुद को लगेगा कि खंड काव्य से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छोड़ा गया हो। अगर कुछ छोड़ा गया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास कमेंट बॉक्स देखा गया है, सभी बच्चों का रिप्लाई दिया जाता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका रिप्लाई नहीं दिया जाता हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो थोड़ा समय निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको बस समय निकाल करके हम आपके कमेंट को ज़रूर देखते हैं मेरे प्यारे भाई लोग, क्योंकि आप हमें भैया मानते हैं। तो आप ज़रूर वादा करिएगा, और कोई भी कमेंट आप करेंगे ना, उस कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राजश्री का चरित्र चित्रण आपको करना है। किसका? राजश्री का आपको चरित्र चित्रण करना है। चलिए इसका चरित्र चित्रण करते हैं। कैसे चरित्र चित्रण है, हमने आपको प्रश्न के बारे में बताया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको किसने लिखा है? कविवर राजमेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित है ये? कविवर रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा
ठीक, तो इनका नाम है ये नाम लिख लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बताइए जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर त्यागपति है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बता दीजिएगा जो त्यागपति है वो किसके द्वारा लिखा गया है, कविवर रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा। तो आप इतनी तो आपको याद हो गया, इतनी चीज, कोई इसमें दिक्कत, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा अभी स्लो चल रहा हूँ, अभी लास्ट में आपको फास्ट बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा आपको आवाज़ को, मेरी बात को थोड़ा समझना कठिन होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका समय बीतेगा तो आपको मैं जब फास्ट कराते चला जाऊंगा तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रामेश्वर शुक्ल द्वारा रचित त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख स्त्री पात्र राजश्री। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें त्यागपति है ना, इस खंड काव्य की जो प्रमुख स्त्री का पात्र कर रही है ना, जो प्रमुख स्त्री है इसमें, जैसे किसी न किसी कहानी का एक प्रमुख, जैसे आप कोई फिल्म में देखते हैं तो उसका एक प्रमुख हीरो रहता है, ठीक, उसी कहानी दिखाई जाती है। तो इसी तरीके से इसमें भी है, क्या है, इसमें जो प्रमुख जो पात्र है वो कौन है, राजश्री है। कौन है, राजश्री है। वह ममता की मूर्ति, माता पिता की प्रिय पुत्री और कन्नौज की सामग्री और बुद्ध की अन्य उपासिका है। ध्यान दीजिएगा, वह कौन है, यह ममता की मूर्ति है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा दया रहती है। माता पिता की प्रिय पुत्री है, अपने माता पिता की बहुत प्रिय पुत्री है। कन्नौज की सामग्री और साम्राग्री, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और बुद्ध की अनन्य उपासिका, ये किसकी उपासिका है, बुद्ध की उपासिका है, ठीक। यह महाराज प्रभाकर वर्धन की पुत्री एवं सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है। किसकी, ध्यान दीजिएगा, जो महाराज प्रभाकर वर्धन है ना, इनकी पुत्री थी। और ये क्या थी, हर्षवर्धन। आप थोड़ा सुनेंगे भी ना तो आपको याद हो जाएगा। जिस जिले का, जिस बच्चे का है ना, वो देख लीजिएगा अच्छी तरीके से कि किस जिले का, आपके जिले में कौन सा लगता है। आप अपने सर से पूछे भी होंगे, आपने सर के आपने पढ़ाया भी होगा। तो आप अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा, जिस जिले का है उस जिले वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है। आप अपना जिले वाइज देख लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा लगता है, वो हिसाब से अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, छोटी बहन है और विवाह कुछ समय बाद, उसके विवाह के कुछ समय बाद ही, यहाँ पर ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसे वैधन्य जीवन बिताना पड़ता है। मतलब जैसे इसकी शादी होती है तो कुछ समय बाद ही इनकी जो पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो पहली बात मैंने क्या किया, ये किसकी पुत्री थी, प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। और किसकी बहन थी, हर्षवर्धन की छोटी बहन थी, ठीक। और इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है कविवर रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा है, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, विवाह के कुछ समय बाद उनकी पति की मृत्यु हो जाती है और उन्हें वैधन्य जीवन से बिताना पड़ता है। इसके बाद वह अपना संपूर्ण जीवन, जो उसका संपूर्ण जीवन है ना, वो लोक कल्याण हेतु व्यतीत करती है। किसके व्यतीत करती है, लोक कल्याण के लिए क्या करती है, व्यतीत करती है, ठीक। तो राजश्री के चरित्र चित्रण की जो विशेषताएं हैं, चलिए इसका विशेषताएं के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ऊपर क्या थी, इनकी जानकारी थी, कैसी थी, कहाँ से थी, तो ये सारी जानकारी ऊपर दी गई। अब मैं इनके चरित्र चित्रण की थोड़ा बात कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये आदर्श नारी थी। क्या थी, आदर्श नारी का मतलब क्या होता है कि राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। यौवना अवस्था में, मतलब जब ये अपने यौवना अवस्था में, जिस तरीके से आप लोग हैं अभी, ठीक, वो यौवना अवस्था होती। आप अब जो किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था से आप कहाँ जाते हैं, यौवना अवस्था में आगे जाएंगे आप, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जब वो यौवना अवस्था में विधवा हो जाती है तो बंदी बना ली जाती है। जब वो विधवा हो जाती है तो उसे क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। जब भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनती है तो कारागार से भाग निकलती है। जब उनके भाई अपने भाई की मृत्यु का खबर सुनती है, जिसका नाम क्या था, राज्यवर्धन था, जब उनकी मृत्यु का समाचार सुनती है तो क्या करती है, वो क्या करती है, उस कारागार से, उस जेल से क्या करती है, भाग निकलती है, ठीक। वहाँ से जब भाग जाती है, वहाँ से क्या करती है, किसी भी तरीके से, या जो काल कोठरी में बंद थी वहाँ से किसी तरीके से वहाँ क्या करती है, भाग निकलती है और वन में भटकती हुई आत्मदाह के लिए तत्पर हो जाती है, ठीक है ना।
तो वो क्या करती, वन में भटकती, मतलब वो जंगलों में चली जाती है। अब उसके मन में क्या होता है, ख्याल आने लगते हैं कि अब वो क्या करे, अब वो आत्मदाह कर लेगी, अपने आप को जला लेगी। किंतु शीघ्र ही उसके भाई हर्षवर्धन द्वारा मृत्यु किसकी होती है, उनके भाई एक और थे राज्यवर्धन, उनकी मृत्यु होती है। उनके शोक में क्या करती है, वो कारागार से निकलती है और वन में भटकती हुई जाती है और मृत्यु अपने आप को समाप्त करने का प्रयास करती है। और तभी जो उनके भाई थे हर्षवर्धन, उनके द्वारा वह क्या कर लिए थे, बचा ली जाती है। तब वह तन मन से प्रजा की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर देती है। ठीक, तभी से वो क्या कर देती है, अपना जो जीवन था पूरा वो किसके लिए, प्रजा की सेवा के लिए दान में कर देती है या संपूर्ण अर्पण कर देती है। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, धर्मपरायण और त्यागमयी। क्या थी, धर्मपरायण थी और त्यागमयी थी। वो धर्म को मानने वाली थी और त्यागपूर्ण जीवन को जीती थी किसी चीज़ के लिए। जैसे आप लोग अभी बहुत चीज़ें मोह माया में फंसे हुए हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, लेकिन इसके जीवन में क्या था, त्यागमयी जीवन था, मतलब किसी चीज़ की लालच नहीं थी। ठीक है ना, ये ऐसा जीवन था इसका। अब देखिए राजश्री का जो संपूर्ण जीवन, जो उसका संपूर्ण जीवन था, त्याग भावना से परिपूर्ण था। मतलब वो क्या कर देती थी, अपने खुशी को दूसरों के लिए निछावर कर देती थी। जैसे आप लोग क्या करते हैं ना, अपने माता पिता के लिए, अपने माता पिता के लिए पढ़े होंगे, जाहिर सी बात है कि आप अच्छी नौकरी पा जाएंगे या कहीं पर आप सफल हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, आप उनका पालन पोषण, जैसे आपका पाला पोषण अपने माता पिता ने किया, उस तरीके से आपका भी फर्ज बनता है जब आप बड़े हो जाएं तो आप अपने माता पिता का क्या करें, सेवा करें। वही चीज़ चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छी तरीके से पढ़े, वही चीज़ आप भी सोच कर पढ़ते हैं कि हम कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे तो अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। या भाई हर्षवर्धन उनसे सिंहासन पर बैठने का आग्रह करते हैं, जो उनका भाई था हर्षवर्धन, तो वो क्या कहते हैं कि चलिए आप बहन जी आप सिंहासन पर बैठिए, परंतु राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती हैं। वह क्या कर देती है, मना कर देती है। यही तो त्याग है, लोभ नहीं था उनके मन में। ठीक है ना, तो वह राज्य वैभव का परित्याग करके कठोर संयम नियम का मार्ग स्वीकार कर लेती हैं। ठीक, माघ मेले में प्रत्येक 5वें वर्ष वह भी अपने भाई की भांति सर्वर्ष, देखिए अगर आपसे पूछता है, अगर आप प्रयागराज में हैं तो प्रयागराज में आप जानते हो कि माघ मेला लगता है, तो ये उन्हीं काल की देन थी। जो राजा हर्षवर्धन थे ना, वो प्रत्येक 5 साल में क्या करते थे, एक कुंभ मेले का आयोजन करवाते थे, जो अभी क्या है कुंभ में बदल गया है। तो उस समय ये मेले का आयोजन करवाते थे 5 साल पर। ठीक है ना, वही ये मेला आपका होता है। तो ये मेले कई जगह करवाते थे, नासिक में भी होता था, प्रयागराज में भी होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए, और अब देखिए, लुटाती थी बहन भी पास का सब तीर्थ स्थल में, मतलब जो अपना सारा जीवन था वो तीर्थ स्थलों में क्या कर देती थी, व्यतीत कर देती थी। इसका कहने का मतलब यही था। तीसरा नंबर पॉइंट इसमें क्या है कि देशभक्त एवं जन सेविका थी। मतलब अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको ज़रूर अच्छी तरीके से समझ, और जिसका जो भी है वो अपना देख कर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए। तीसरा नंबर देखिए, देशभक्त। देशभक्त आप लोग बहुत होंगे कि देश के लिए मरने जीने की बात करते हैं। जो हमारे सैनिक होते हैं वो देशभक्त होते हैं। जन सेविका, कुछ लोग आप देखे होंगे जैसे नेताओं का काम क्या है, जनता की सेवा करना, लेकिन आजकल के नेताओं का काम क्या होगा, जनता को लूटना। आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो अब देखिए राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना भरी हुई थी, मतलब लोगों को कल्याण करती थी हमेशा। हर्ष के समझाने पर भी वह वैधव्य जीवन का दुख झेलते हुए देश सेवा में लगी रहती हैं। इसी कारण वह सन्यासिनी बनने के विचार को छोड़ दे वह अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में व्यतीत कर देती हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर इसमें पॉइंट था सुशिक्षित एवं ज्ञान संपन्न। वो क्या थी, सुशिक्षित थी और ज्ञान से संपन्न थी। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या करा है कि जो राजश्री थी ना, वह राज्यश्री जो थी वह सुशिक्षित, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और साथ ही वह शास्त्रों में ज्ञान में भी भली भांति परिचित हैं। आचार्य दिवाकर मित्र संन्यास धर्म का तालिका विवेचन करते हुए उन्हें उसे मानव कल्याण के कार्य में, ध्यान दीजिएगा, मानव कल्याण के जो कार्य था उसमें कार्य को लगने का उपदेश देते हैं और इसे वह स्वीकार कर लेती है। जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक थे आचार्य दिवाकर। देखिए जब उनके भाई ने उन्हें गद्दी देना चाहा
तो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जो आचार्य दिवाकर थे उनके मित्र, उन्हें संन्यास धर्म का लेने को कहा तो उसकी विवेचना करने लगे, ठीक है ना। और ध्यान देते हैं वहाँ पर क्या करने लगे, जो यहाँ पर देखिए लोक कल्याण की बात आई तो वो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए आगे बात करते हैं। करुणा की साक्षात मूर्ति थी वो, क्या थी, राजश्री के माता पिता की मृत्यु और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले, ठीक। और इन दुखों की अग्नि में तप कर वह करुणा की मूर्ति बन गई, ठीक। उसके बाद दीन दुखियों की सेवा के प्रति लगन, राजश्री जो थी वो बराबर दीन दुखियों की सेवा तथा लोक कल्याण के लिए भिक्षुणी का जीवन बिताना चाहती हैं, ठीक। कहने का मतलब तो ये पूरा उनका जीवन था। तो आई होप आपको कुछ बातें जरूर समझ में आई होंगी इसमें से, जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, श्रवण कुमार है, इनकी भी कहानी कुछ इसी तरीके से थी। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। तो चलिए इनके चरित्र चित्रण की बात करते हैं, श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण की बात करते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से चरित्र चित्रण समझते हैं, ठीक। तो श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण ध्यान दीजिएगा। चित्रण क्या है, चित्रण डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर शुक्ल बालक मतलब शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंडकाव्य श्रवण कुमार मातृ पितृभक्त युवक श्रवण कुमार के जीवन को आधार बनाकर रचा गया था, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, अयोध्या नरेश के पुत्र राजकुमार दशरथ के बाणों से आहत श्रवण कुमार की कथा के पौराणिक आख्यान को आधार बनाकर लिखित इस खंडकाव्य के नायक का गौरव श्रवण कुमार को प्राप्त है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इनकी जो चारित्रिक विशेषताएं थी कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा। श्रवण कुमार क्या थे, अयोध्या राज्य के अंतर्गत आश्रम में रहते हुए अपनी माता पिता की सेवा में तल्लीन रहता था। मतलब वो क्या करते थे, जो अयोध्या राज्य था, अभी अयोध्या में आप रखा राम मंदिर बना है, आप सभी लोग जानते हैं अयोध्या क्या है। तो ये जो अयोध्या है ना, पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता। जब मुगलों का शासन आया बहुत पहले, देखिए इसमें भी जब श्रवण कुमार का स्थान आ रहा है, नाम आ रहा है, तो उस समय भी अयोध्या था। लेकिन जब मुगलों का शासन काल आया तो वहाँ पे फैजाबाद हो गया, लेकिन अब फिर से अयोध्या हो गया है, ठीक। अब देखिए, आश्रम में रहते हुए अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन रहता था। अपने माता पिता की नेत्रहीनता का विकल्प बने श्रवण कुमार को मृत्यु के अंतिम क्षण में भी माता पिता के प्यासे होने की ही चिंता सता रही थी। मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती, पितरों की भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। मतलब कि वो कहते हैं कि जैसे किसी को कोई बाण मार देता है तो उतना दर्द नहीं होता, जितना कि उससे ज़्यादा दर्द क्या होता है, जब हमारे माता पिता क्या होते हैं, दुखी होते हैं, तो उससे ज़्यादा मुझे बहुत ही दुख होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था, ठीक। सत्यवादी व क्षमाशील। अब देखिए, हम श्रवण कुमार को क्यों पढ़ते हैं, हम त्यागपति को क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे एक कहानी है। आपको इस कहानी के द्वारा समझाना ये होता है कि आप इनके जैसा आप त्यागपति बनिए, लोभ में मत रहिए, ठीक। और सत्यवादी रहिए। जैसे ये देखिए, श्रवण कुमार क्या थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। तो इन कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, ठीक, किसी भी हाल में। तो यही कहानी, मेन कहानी का मतलब यही होता है आपके। आगे देखिए, श्रवण कुमार ने राजकुमार दशरथ को अपने कुल गोत्र आदि के बारे में सत्य बताकर ब्रह्म हत्या के कलंक से मुक्त किया था। जो श्रवण कुमार थे ना, श्रवण कुमार जो थे, उन्होंने राजकुमार दशरथ को क्या किया था, अपने कुल, उनका जो कुल था और जो उनका गोत्र था आदि के बारे में क्या किया था, उन्होंने सत्य बताया था और ब्रह्म हत्या के कलंक से क्या किया था, उन्होंने मुक्त किया था। अपनी हत्या, भले ही दशरथ का उद्देश्य ऐसा नहीं था, ठीक है ना, मतलब ये आपको क्वेश्चन, अपनी हत्या के लिए भी क्षमा किया, ठीक, ये आपका हो जाए। कहने का मतलब इसका क्या था कि उन्होंने क्या किया था, कुल गोत्र के आदि के बारे में सत्य बताकर ब्रह्म हत्या के कलंक से मुक्त किया था, अपनी हत्या के लिए भी क्षमा किया, ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अतिथेय धर्म का अनुपालन। मतलब जो उनके द्वारा अतिथि आते थे ना, उनका भी वह बहुत ज़्यादा सम्मान करते। तो राजकुमार दशरथ के बाणों से घायल होने पर भी राजकुमार दशरथ के आने पर वह उनका स्वागत करता है। मतलब कि जैसे
राजकुमार दशरथ थे जो ना, उनको बाणों से क्या कर दिए थे, घायल कर दिए थे। श्रवण कुमार को क्या कर दिए थे, बाणों से घायल कर दिए थे। लेकिन जब वह दशरथ उनके पास आते हैं फिर भी उनका क्या करते थे, स्वागत करते हैं। आजकल क्या होता है कि किसी ने अगर किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो वो 2 थप्पड़ आपको मारेगा, लेकिन ये क्या थे, ऐसा नहीं थे। अगर इनके पास कोई आता था तो उसको क्या समझते थे, अतिथि समझते थे वो, ठीक है ना। तो बात सिर्फ यही इतनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपने नेत्रों के जल से उनके चरण धो देना चाहता है। ठीक, जैसे किसी को बाण लग गया है, राजा दशरथ ने उनको बाण मार लिया था राजकुमार दशरथ ने, तो उनकी आंखों से क्या निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे। तो वो चाहते थे कि अपने आंसुओं से इनका पैर हम धोएं। ठीक, ऐसे थे वो। अब देखिए आजकल कोई ऐसा है, सपने में भी आप सोच नहीं सकते ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं होते हैं आपके जमाने में। ठीक, समदर्शी की बात करेंगे। समदर्शी श्रवण कुमार कर्मशील तथा संस्कार का धनी तथा उन्हीं आदर्शों को अपने जीवन में साकार करता है। वह सभी को समान भाव से देखता है तथा राजा व रंक सभी के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक, कोई भी हो, चाहे चोर हो चाहे राजा हो, उनके साथ समान व्यवहार करता है। तो आपके पास अगर कोई चोर है तो आप उसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा। अभी आपके पास कोई मुख्यमंत्री आ जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो इस समय अगर कोई बड़ा आदमी आ जाता है, जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री आ जाए, आपके पास तो नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब यही है कि वो हर किसी व्यक्ति का सम्मान करते थे, ठीक है ना। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रवण कुमार का चित्रण जो था ना, सदाचार था, उदारता, क्षमाशीलता और त्याग तथा मातृवृत्ति सेवा का अनुपम उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में आपको लिखना है, ये आपको बताना है। देखिए ये भी हर साल जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% है मेरे प्यारे भाई लोग, आते ही आते हैं। ठीक, आप लोग देखे होंगे प्रश्नों में, अपने मॉडल पेपर में देखे होंगे कि ये आते ही आते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको भी ध्यान देते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आलोक वृत्त खंड काव्य का कथा वस्तु क्या है। तो कवि गुलाब खंडेलवाल ने आलोक वृत्त में महात्मा गांधी के सदाचार एवं मानवता के गुणों से आलोकित व्यक्तित्व को चित्रित किया है। गांधी जी के जीवन को हम आलोक स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति की चेतना को अपने सद्गुणों एवं विचारों से आलोकित किया है। इसमें गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक कथा है। कवि ने अतीत में जाकर भारतवर्ष का गौरव गान किया है और भारतीयों को जागृत करने का प्रयास किया है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपिता के प्रारंभिक जीवन में बुराइयों में फंसने और उनसे निकलने की चर्चा की गई। कालांतर में जो पिछले वाला समय था उसमें गांधी जी बैरिस्टर मतलब वकील बनकर भारत आते हैं। एक बार गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की प्रथम श्रेणी कोच में एक अंग्रेजी द्वारा उतार दिया जाता है और वे इस घटना से अत्यंत दुखी होते हैं और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं और अन्याय के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक, वापस भारत में आकर के आमजन यानी जो जनता थी, जो साधारण लोग थे, उनके स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग की अपील करते हैं। इस क्रम में उनके द्वारा असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह व 1942 की जन क्रांति का आह्वान किया जाता है। इस कार्य में सरदार पटेल, नेहरू जी को मालवीय जी व अन्य का सहयोग प्राप्त होता है और देश आज़ाद होता है। पर देश की आज़ादी के साथ ही भारत को विभाजन की त्रासदी घेर लेती है और गांधी जी की आकांक्षा के साथ ही खंड काव्य समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है आपके पास क्या, ध्यान दीजिएगा, रश्मि रथी आता है। क्या आता है, रश्मि रथी आता है। ये भी आपसे हर साल पूछता है। तो रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों से बना हो। ठीक, क्या बना हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि रश्मि रथी का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसका रथ क्या हो, रश्मि यानी अर्थात सूर्य की किरणों से बना हो। इस काव्य में रश्मि रथी शब्दकर्ण के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि उनका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। ठीक, कर्ण का जन्म कुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। किससे हुआ था, कुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। ठीक,
लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। वह मंजूषा पर बहते हुए अधिरथ नामक सुत को मिली और उन्होंने उनका लालन पोषण किया। ठीक, कर्ण परशुराम से असत्य बोलकर शिक्षा प्राप्त करता है और अपने असत्य के लिए श्राप का भी भागी बनता है। ठीक, कौरवों द्वारा पांडवों के अत्याचार के परिणाम से जब युद्ध निश्चित होता है तो कृष्ण कर्ण को समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। कर्ण एक महादानी भी है, वह अपने कवच व कुंडल भी इंद्र को दान कर देता है। माता कुंती भी कर्ण के से युद्ध में भाग न लेने का वचन मांगती है और ध्यान दीजिएगा, लेकिन कर्ण अपने धर्म में विवश व माँ से उनके 4 पुत्रों जैसे अर्जुन को छोड़कर का वध न करने का वचन देती है। इस प्रकार कर्ण अपने असतित्व व समाज के व्याप्त असामाजिक लोकचारों में लगातार द्वंद्व करता है, जिसका चित्रण काव्य की विषय वस्तु है। मतलब जो कर्ण थे ना, बहुत ही प्रतापी भी थे, वो बहुत ही दानी थे और वो किसी का वचन अगर दे देते तो उसको जरूर पूरा कर देते। ठीक, इस कहानी का मतलब यही है। उसके बाद देखिए अगला खंड काव्य है सत्य की जीत। ठीक, सत्य की जीत ये आपका हो जाएगा। तो सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण इसमें किया गया। किसका? द्रौपदी का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है आपको। चलिए, द्वारकी प्रसाद महेश्वरी कृत सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की पत्नी, द्रुपद की पुत्री, पांडवों की पत्नी, हस्तिनापुर राजवंश की कुलवधु और आधुनिक नारी चेतना का व स्वाभिमान का धधकता स्वर है। जो हमारी द्रौपदी थी वो क्या थी? ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्या था? जो सत्य की जीत खंड काव्य है इसकी नायिका हैं और द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री, पांडवों की पत्नी, मतलब ये 5 भाई थे वो पांडव, उनकी पत्नी थी ये। ठीक, हस्तिनापुर राजवंश की कुलवधु और आधुनिक नारी चेतना का स्वाभिमान का धधकता स्वर है। इस नारी चरित्र के माध्यम से अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर सत्य व न्याय की विजय को प्रदर्शित किया गया है। स्वाभिमानी राजकन्या, इनके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही स्वाभिमानी राजकन्या थी। द्रौपदी का चित्रण स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति है। वह अपने अपमान को स्वीकार नहीं करती और अपने जोरदार तर्कों से कौरव सभा और समस्त पुरुषों को नारी की शक्ति की अनुभूति कराती हैं। ठीक, विवेकशील की बात करेंगे, क्या थी? विवेकशील थी। द्रौपदी की स्पष्ट मान्यता की नारी में अपार शक्ति तथा संवेदना विद्यमान है, अतः वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सजग है। वह केवल दुशासन ही नहीं वरन अपने पतियों को भी प्रश्नों के परिधि में लेती हैं और अपने प्रश्नों को उत्तर मांगती हैं। ठीक, नारी जाति के सम्मान की प्रबल समर्थक की बात करेंगे तो द्रौपदी में स्त्री सुलभ सभी गुण विद्यमान हैं, किंतु नारी का अपमान करने वाली सभा में द्रौपदी गरज उठती हैं, मौन हो जा, मैं सह सकती न कभी भी नारी का अपमान, दिखा देगी तुझको अभी गरजती आंखों का तूफान। ध्यान दीजिएगा, और क्या कहती है? नारी ही मानव जात के सीधन की अक्षय स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, ये जब क्या होती हैं? जब वो गरजती हैं, क्या कहती हैं? कि मौन हो जा, मैं सह सकती न कभी भी नारी का अपमान, अब चुप हो जाओ, मैं नारी का अपमान नहीं सह सकती हूँ, दिखा देगी तुझको अभी, अभी मैं तुझको दिखा देती हूँ, तुम सबको मैं दिखा देती हूँ गरजती आंखों का तूफान। हमारे अंदर क्या तूफान है, मैं उसको तो आपको तुरंत अभी दिखा देती हूँ। ठीक, तो यही कहती हैं कि नारी ही मानव जात के सृजन की अक्षय स्रोत है। द्रौपदी नारी जात के मनुष्य के आगे ही हीन सिद्ध होने देती हैं। वीरांगना की बात करेंगे, दुशासन द्वारा वस्त्रहीन किए जाने से दुशासन व पर रौद्र रूप धारण करती हैं और अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाती हैं। अरे वो दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध, ये कहती हैं वो। ठीक, आगे देखिए, आगे आ पाता है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन की कथा वस्तु। अभी आपको ऊपर मैंने बताया गांधी जी के बारे में जिसने कहा चलाया था नमक आंदोलन। ठीक, तो यहाँ पर हम मुक्ति यज्ञ की बात करें, किसकी बात करेंगे? मुक्ति यज्ञ की बात करेंगे। ठीक है ना, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन से संबंधित कथा।
तो मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की जो सुपीतन द्वारा लिखी विरचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। जो मुक्ति यज्ञ है ना, किसके तो कहाँ से लिया गया है, ये जो खंड काव्य है सुमित्रानंद पंत द्वारा विरचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। इन आंदोलनों में नमक आंदोलन प्रमुख है। अंग्रेज शासकों द्वारा नमक पर कर लगाए जाने पर गांधी जी ने इसका विरोध किया। वे साबरमती आश्रम से 24 दिनों की यात्रा करके डांडी ग्राम पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक, तो क्या कहते हैं, वह 24 दिनों का प्रतिव्रत 200 मील किए पदपावन, स्थल स्थल पर रुक या जन पूजन दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन। ठीक, तो गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, इसके माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना। जनता में क्या करना चाहते, चेतना उत्पन्न करना चाहते थे कि हम भी अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं। यद्यपि उनके इस विरोध का आधार सत्य और अहिंसा था, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र भले ही भांति चलने लगा। गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्त्र प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया और संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैला गया। समस्त देशवासी की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों के एक अपूर्व उत्साह एवं जागृति उत्पन्न की। नमक आंदोलन की घटना इस खंडकाव्य का प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से रचनाकार ने गांधी जी के व्यक्तित्व एवं उसके संघर्ष का भावपूर्ण क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है मेरे प्यारे भाई लोग, क्या किया है, उनके संघर्ष का भावपूर्ण ढंग से उकेरा है। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स का जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई लोग, जय हिंद जय भारत।